गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने से पहले हम पिछले क्लास में क्या पढ़ा इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पिछले क्लास में हमने दस्तावेज रखना या रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में पढ़ा कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, ये किस प्रकार से, इसका क्या महत्व है, किसी भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट में इसका क्या महत्व है। उसके अलावा हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो था कर्मचारी कल्याण एवं सुरक्षा, लेबर या जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में जो क्या परिभाषाएं हैं, किस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फैक्ट्री एक्ट रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों से संबंधित कारखाना अधिनियम। तो यहाँ पर लघु उद्योगों से संबंधित कारखाना नियम या कारखाना अधिनियम निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन आता है। सबसे पहला है कारखाना अधिनियम 1948। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह अधिनियम सभी श्रमिकों पर प्रभावी है। यह उन सभी कारखानों पर भी प्रभावी है जो विद्युत का प्रयोग करते हैं तथा जिनमें 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। हाँ, यदि विद्युत का प्रयोग नहीं करते हैं पर 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो भी ये उन पर लागू होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कार्यरत श्रमिकों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देना। यह कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की उचित सुरक्षा, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है तथा उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देता है। दूसरा, यह कारखानों के अव्यवस्थित विकास को फैक्ट्री निर्माण से पूर्व योजना की नियमित मंजूरी जैसे प्रावधानों के जरिए रोकता है। तीसरा, यह श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए उनकी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करता है। तो ये जो कारखाना अधिनियम है, यह अधिनियम सभी श्रमिकों पर प्रभावी होता है और यह उन सभी कारखानों पर प्रभावशील माना जाता है जो विद्युत का प्रयोग करते हैं तथा जिनमें 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। यदि जो कारखाना विद्युत का उपयोग नहीं करते हैं परंतु 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, यह उन पर भी प्रभावी होता है। तो ये इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो उस कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को उचित सुरक्षा मुहैया कराना तथा उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देना। ये फैक्ट्रियों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उनकी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित करता है। मुख्य जो दूसरा है, इस मुख्य जो प्रावधान है, इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है वो निम्नलिखित है। पहला, कारखानों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस तथा मंजूरी, स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा उपाय, कल्याण उपाय, कार्य करने के समय स्त्रियों तथा बालकों की नियुक्ति, वार्षिक अवकाश प्रावधान, दुर्घटना एवं व्यावसायिक रोग, जुर्माने, अर्थदंड, कर्मचारियों के अधिकार एवं अनुग्रह। तो ये सभी थे आपके इसके कारखाना अधिनियम 1948। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 यह कुशल, अर्धकुशल, तकनीकी, लीपकीय सभी प्रकार के कर्मचारियों, श्रमिकों पर प्रभावी है। इसका उद्देश्य कारखानों में मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य उन कारखानों में मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करना है जहां या तो श्रम संघ है ही नहीं अथवा हैं पर प्रभावी नहीं है। तीसरा है मजदूरी
भुगतान मजदूरी भुगतान अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की मजदूरी का नियमित एवं शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना है तथा मनमाने जुर्माने और कटौतियों पर प्रतिबंध लगाना है। यह किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरी पाने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। बाल श्रम के प्रतिग्रहण का कोई भी समझौता अवैध है। चौथा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। यह अधिनियम कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सा सुविधा व नगद लाभ निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। इसमें 3000 तक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं। इस अधिनियम की प्रभावशीलता निम्नलिखित है। मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति न्यूनतम 20,000, अधिकतम 1,14,000। स्थायी अक्षमता की दशा में क्षतिपूर्ति न्यूनतम 24,000, अधिकतम 70,000। अस्थायी अक्षमता हेतु क्षतिपूर्ति अधिकतम 5 वर्ष तथा वेतन का 50% है। नेक्स्ट है बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, किसी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को उत्पादकता या लाभ के आधार पर बोनस के भुगतान हेतु वैधानिक अनुग्रह उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम की प्रभावशीलता 10 से 20 व्यक्तियों वाली संस्थाओं में सरकार इस नियम का विस्तार कर सकती है। वे सभी कर्मचारी, पर्यवेक्षक, प्रबंधक, प्रशासक, तकनीकी लिपिकी स्टाफ जो वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा जिनका वेतन 2500 रुपये तक होता है। इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान हैं वह बोनस प्राप्त करने हेतु पात्रता होना, अधिकतम तथा न्यूनतम बोनस का भुगतान होना, बोनस भुगतान हेतु समय सीमा, बोनस में से कटौती और सकल लाभ की गणना तथा उपलब्ध बंटवारे योग्य आधिक्य होना। तो ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सभी क्या है, किसी भी लघु उद्योगों से संबंधित कारखाना अधिनियम है। तो इनमें जो पहला अधिनियम था वो है कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तीसरा है मजदूरी भुगतान अधिनियम, चौथा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और पांचवा है बोनस भुगतान अधिनियम। तो ये 5 प्रकार के अधिनियम हैं जो किसी भी कारखाने लघु उद्योग में कार्य करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है लेबर एक्ट रिलेटेड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। लघु उद्योगों से संबंधित श्रम नियम क्या हैं? तो किसी भी लघु उद्योग से संबंधित श्रम नियम निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक दुकान तथा वाणिज्यिक संस्था सुबह 8 बजे से पहले और रात्रि 8 बजे के बाद नहीं खुलेगी। दूसरा, प्रत्येक दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्था को सप्ताह में एक दिन अवकाश रखना होगा। तीसरा, साप्ताहिक अवकाश के दौरान किसी भी कर्मचारी से कार्य लेना अथवा कार्य लेने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बुलाना असंवैधानिक माना जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक या बच्चे को कार्य पर रखना प्रतिबंधित माना जाएगा। स्त्रियों से प्रातः 7 बजे से पूर्व तथा रात्रि 9 बजे के बाद कार्य नहीं लिया जा सकता। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति को 12 महीने की निरंतर सेवा के बाद 1 माह का विशेषाधिकार अवकाश तथा वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने की पात्रता होगी। प्रत्येक नियोजक स्थापना से संबंधित पूंजी, हाजिरी, वेतन पूंजी तथा अन्य आवश्यक अभिलेख रखेगा। निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर यह अभिलेख उसे निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तो ये जो सारे नियम थे ये सभी क्या हैं, लेबर लॉ हैं या फैक्ट्री रूल्स एंड लेबर लॉ हैं किसी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स टैक्स, विक्रय कर किसे कहते हैं।
तो विक्रय कर या स्थानीय कर को अब व्यापार कर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी हम सामान बेचते हैं उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं, उस पर दिए जाने वाला टैक्स सेल्स टैक्स कहलाता है। इसे हम व्यापार कर के नाम से भी जानते हैं। राज्य सरकारों की आय का यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य में उत्पादित एवं बिकने वाली वस्तुओं पर राज्य सरकार द्वारा विक्रय कर लगाया जाता है। यह कर विक्रेता के माध्यम से ग्राहकों से वसूल किया जाता है। राज्य से बाहर आने वाली वस्तुओं पर यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं एवं आम जनता के सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे सस्ते कपड़े, दवाएं, सस्ते जूते चप्पल, शैक्षिक उपयोग की वस्तुएं, राष्ट्रीय बचत पत्र व इंदिरा विकास पत्र आदि में धन इन्वेस्टमेंट पूंजी इन्वेस्टमेंट करने पर विक्रय कर की दरें कम रखी जाती हैं, जबकि सौंदर्य प्रसाधन एवं विलासिता की महंगी वस्तुओं जैसे फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी तथा महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे कंप्यूटर, कलर मोबाइल फोन आदि पर विक्रय कर की दरें ऊंची रखी जाती हैं। विक्रय कर की दरों में समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तन व संशोधन किया जाता है। राज्यों के भिन्न भिन्न स्थानों पर विक्रय कर की दरें भिन्न भिन्न होने के कारण इसे स्थानीय कर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आप सभी देखोगे कि हर राज्य में पेट्रोल की कीमत अलग होती है, क्योंकि जो राज्य सरकारें होती हैं, हर राज्य में जो राज्य सरकारों का कर है, टैक्स है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो बेसिक जरूरतें की चीज़ है उन पर कम टैक्स लगाया जाता है। जो सौंदर्यपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तु उन पर टैक्स की वैल्यू ज़्यादा लगाई जाती है। एक सफल उद्यमी को विक्रय कर की दरों एवं उससे संबंधित प्रावधानों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। केंद्रीय विक्रय कर में छूट प्राप्त करने के लिए व्यापारी को सी फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे राज्य में माल बेचने पर यदि उद्यमी को केंद्र सरकार द्वारा सी फॉर्म दिया जाए अथवा दूसरे राज्य में माल खरीदने पर आपूर्तिकर्ता को सी फॉर्म दिया जाए तो उस उद्यमी को विक्रय कर में छूट का लाभ मिलता है। अनेक राज्य सरकारें उद्यमी को अविकसित क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक निश्चित अवधि एवं एक निश्चित राशि तथा अनेक उत्पादों को विक्रय कर से मुक्त कर देती हैं, जिसके लिए उद्योग को योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होता है। यह योग्यता प्रमाण पत्र केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता है। कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए सरकार द्वारा विक्रय कर में छूट देने का प्रावधान है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए अग्रणी प्रतिष्ठित और अति प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों को एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपकर निर्माण करने वाली इकाइयों को भी सरकार द्वारा विक्रय कर में छूट का लाभ देकर प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादक और विक्रेता जो कि विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन का निर्धारित प्रपत्र भरकर उसे आवेदन शुल्क के अपने क्षेत्र के विक्रय कर अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु यह आवेदन पत्र कर निर्धारण वर्ष के प्रारंभ होने से 30 दिन पहले जमा करना होता है। पंजीकरण की अवधि व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है। यदि फर्म का वार्षिक टर्नओवर 1 लाख रुपए से कम हो तो फर्म का स्थायी पंजीकरण कराया जा सकता। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वह इनकम टैक्स, आयकर। इनकम टैक्स तो आप सभी जानते होंगे कि जिनका भी इनकम हो रहा है उन सभी पे सरकार एक निश्चित सीमा के बाद अलग अलग स्लैब में टैक्स लगाती है। जैसे इस साल के स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक जो भी साल भर में कमाएगा वो टैक्स फ्री है। उसके अलावा यदि आप 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग दिखाते हो तो आपका 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 50,000 और भी चीज़ें छूट करके मतलब 5 लाख रुपए तक के इनकम पे अब टैक्स फ्री है। उससे ऊपर होने पे आपको 7-7.5 लाख रुपए तक होने पे 5% का टैक्स स्लैब है। 7.5 से 10 लाख होने तक का 10 या 20% का टैक्स स्लैब है। तो इस प्रकार से सरकार अलग अलग प्रकार से इनकम पे स्लैब लगाकर टैक्स
वसूल करती है। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स है, यह कर केंद्रीय सरकार की आय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान समय में देश में आर्थिक एवं सामाजिक समानता को प्राप्त करने तथा पूंजी के विकेंद्रीकरण को रोकने के लिए इस आयकर की उपयोगिता को समझा गया। सन 1799 में विलियम पिट द्वारा सर्वप्रथम इस कर को आरोपित किया गया और तभी से यह आयकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर हो गया है। भारत में आयकर अधिनियम को सन 1961 में बनाया गया, जो कि वास्तव में 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। आयकर व्यक्ति की वार्षिक आय पर तथा व्यावसायिक उपक्रम या उद्योग या कंपनी या किसी अन्य संस्था की वार्षिक आय पर भी लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय वर्ष में कुल आय निर्धारित न्यूनतम आय के बराबर या इससे कम होती है तो ऐसी आय आयकर से मुक्त होती है। किंतु जैसे जैसे कुल वार्षिक आय में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उस आय पर कर आरोपण की दर भी बढ़ती जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी कुल आय निर्धारित कर मुक्त आय से अधिक हो, उसे सरकार को निर्धारित दरों पर आयकर देना होता है। आयकर की वसूली तथा आयकर की दरों के निर्धारण के लिए सरकार ने हर जिला स्तर पर आयकर विभाग की स्थापना कर रखी है। कर योग आय तथा उस पर कर की गणना केंद्रीय सरकार के इन आयकर विभागों द्वारा की जाती है। यह कर विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण एवं उसकी देखरेख में कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि आयकर सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। तो ये था आपका आयकर। और अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है वैट। वैट आप सुने हो, हर राज्य सरकार एक वैट आरोपित करती है हर सामान के ऊपर। तो वैट क्या होता है? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य वर्धित कर भी हम इसे कहते हैं। जिस कर की वसूली मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण, चाहे उत्पादन हो या वितरण, के द्वारा की जाती है, उसे मूल्य वर्धित कर या वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि यह मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन पर लगाया गया कर है। भारत में वैट एक कर का नाम है जिसे राज्यों द्वारा लगाया जाता है। कर लगाने की वैट विधि एक बेहतर कर व्यवस्था है, चूंकि इसमें कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है। इसे बहुबिंदु कर व्यवस्था भी कहते हैं, मल्टी पॉइंट टैक्स भी इसे कहते हैं। गैर वैट विधि में इसके विपरीत एकल बिंदु कर या सिंगल पॉइंट टैक्स व्यवस्था होती है, जिस कारण कर पर कर लगने लगता है, जिसका मुद्रास्फीति पर कास्केडिंग इफेक्ट, क्रमपाती प्रभाव पड़ता है। इस कारण महंगाई बढ़ती है। भारत जैसे देश में जहां एक बहुत बड़ी जनसंख्या बेहतर जीवन स्तर से नीचे गुजर बसर करती है, क्रय शक्ति निम्न होने के कारण वहां कर वसूलने की व्यवस्था वैट पद्धति पर होना अति ही तर्क संगत है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और वैट के बारे में बताया, साथ ही साथ फैक्ट्री एक्ट या लेबर एक्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो इन सारी डिस्कशन में, इन सारे पॉइंट्स में, इन सारे टॉपिक में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे गूगल मीट क्लास के दौरान डिस्कस कर सकते हैं और हम जो भी डाउट हैं उस पर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। होप सो आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हुआ। आप सभी स्टडी कीजिए और कुछ अगर समझ में ना आए तो पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।